वेलकम टू एडुनेक्टर। मेरा नाम है शोएब और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। तो वैसे तो लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लाइन क्या होती हैं और उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, उनकी अलग अलग कंडीशन के तौर पे उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर एंगल्स को भी हमने पीछे पढ़ रखा है कि कौन कौन से एंगल होते हैं और उनकी डिग्री के बेस पे यानी कितने डिग्री का एंगल है उसको अलग अलग क्लासिफाई भी किया गया है कि ये एंगल का अलग नाम है, किसी एंगल का अलग नाम है। तो पहले हम उन्हीं क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उन क्लासिफिकेशन को समझ के फिर थोड़ा सा अपना आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जब हमें ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन क्या है या किस एंगल को क्या कहते हैं तो शायद हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो वो चीज पहले हम कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है लाइन्स एंड एंगल्स, हमारे चैप्टर का नाम ही है लाइन्स एंड एंगल्स, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा लाइन्स की कि लाइन क्या है, लाइन्स क्या है। तो एक्चुअली बेटा ये बहुत सारे या ये कहिए कि इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर, इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर जो एक स्ट्रेट पाथ तैयार होता है, जैसे ये इनफाइनाइट, देखो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट या इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट बराबर 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब देखो सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे, अब चूंकि ये पॉइंट्स जो है वो इनफाइनाइट हैं, इनकी कोई तादाद नहीं है, इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि 1000 2000 10,000, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो कोई भी एक ऐसा पाथ जिसका कंटिन्यूएशन दोनों तरफ हो इनफाइनाइट वे में, कोई भी एक ऐसी स्ट्रेट पाथ, ऐसा स्ट्रेट या ये कहिए कि इस स्ट्रेट मैनर में, एक स्ट्रेट मैनर में, एक सीधे एकदम सीधे मैनर में कंटिन्यूएशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स का ज्वाइनिंग, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट्स जो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और उनकी ज्वाइनिंग करेंगे, जब उनकी ज्वाइनिंग करेंगे तब आपको जो एक चीज मिलके नजर आएगी उसी को हम बोलते हैं लाइंस। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, वो राइट वे में कहां तक जा रही है या लेफ्ट में कहां तक जा रही है कुछ नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखो, अब ये बोर्ड तो इतना सही है, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, यहां से लेके यहां तक ही तो बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहां से लेके यहां तक बना देने का मतलब ये नहीं है कि ये लाइन हो जाएगी, क्योंकि वो उधर भी आगे तक जाएगी, इधर भी आगे तक जाएगी। तो इसके कंटिन्यूएशन को हम कैसे दिखाते हैं, एक एरो बना देते हैं, एक एरो बना देते हैं। ये एरो से देखने वाला ये समझ जाता है कि लाइन जो है वो भी खत्म नहीं हुई है, उसका कंटिन्यूएशन है। अगर वो सिर्फ एक तरफ बना हुआ है एरो, दूसरी तरफ नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी तरफ जो है वो उसका एंड पॉइंट आ चुका है और बाकी का दूसरी तरफ उसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। जैसे कि ये मान लूं मैं एक इस तरीके से एक लाइन रिप्रेजेंट कर दूं, इसको यूं ही छोड़ दूं, इसको मैं एक इस तरीके से एरो बना दूं, तो देखने वाला ये समझेगा कि ये जो पॉइंट है ये तो इसका एंड पॉइंट है। अब इसके पीछे कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं है लाइन का, लेकिन हाँ अगर आप इधर की तरफ देखें तो इधर एरो बना हुआ है, इसका मतलब आगे तक इसका कंटिन्यूएशन है, इसका एक ही एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट हमें नहीं पता कि वो कहां तक जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ आप कंटिन्यूएशन को देख रहे हैं, दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, उधर कहां तक जा रही है और इधर कहां तक जाएगी हमें कुछ भी नहीं पता, तो इसीलिए हमने उनको एरो से क्या नाम है रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस तरह से जब भी कभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट पाथ तैयार होता है, उसी को हम बोलते हैं लाइन, उसी को हम बोलते हैं लाइन। इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो स्ट्रेट पाथ तैयार होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट तैयार होती है, उसी चीज को हम बोलते हैं लाइन, जिसका कंटिन्यूएशन दोनों तरफ होता है। इसके अंदर खास बात ये होती है इसके लिए कि इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट्स, दोनों तरफ कंटिन्यूएशन होता है, यहां भी और यहां भी, कोई भी एंड पॉइंट इसके अंदर नहीं होता, नो एंड पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। वहीं अगर एक लाइन ऐसी ले लेते हैं
जिसके कोई ना, अब देखो ये जब आप देख रहे हैं कि इसका कंटिन्यूएशन इधर भी और इधर भी है, तो आप किसी भी लाइन को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू मेजर अ लाइन। हम किसी भी लाइन को मेजर नहीं कर सकते, हम किसी भी लाइन को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट हमें नहीं पता हम कहां से मेजर करना शुरू करें। यहां से मेजर करना शुरू करें, यहां से लेके यहां तक मेजर करना शुरू करें, जबकि इस पॉइंट के बाद भी बहुत आगे तक लाइन है और इस पॉइंट से पीछे भी बहुत आगे तक लाइन है। तो जब हमें यही नहीं पता कि वो कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है, जब हमें किसी भी चीज की यही इसके बारे में नहीं पता कि वो शुरू कहां से हुई है और वो खत्म कहां पे हो रही है, तो हम उसकी लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, कहां से नापना शुरू करें। हमारे पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है लाइन के अंदर जहां से हम नापना शुरू कर दें, और एक ऐसा कोई भी वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं है जहां तक हम नाप सकें, क्योंकि दोनों तरफ ही एरो लगे हुए होते हैं, दोनों तरफ इसका कंटिन्यूएशन होता है, इसलिए हम कभी भी लाइन को मेजर नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू मेजर अ लाइन। वहीं अगर आप दूसरी बात करें तो एक ऐसा कंटिन्यूएशन फाइनाइट पॉइंट्स का कंटिन्यूएशन, कुछ जॉइंट्स जो पॉइंट्स को, कुछ ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, लेकिन ये जो पॉइंट हैं ये फाइनाइट है, कुछ क्वांटिटी में मौजूद है, 1000, 2000, 10 लाख, 30 लाख, जितने भी हो सकते हैं, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके तुम्हें जो चीज मिल रही है वो सपोज ये है। अब इससे आगे भी पॉइंट नहीं थे, इससे पीछे भी पॉइंट नहीं थे, लास्ट वाला पॉइंट ये था, पहला वाला पॉइंट ये था, तो हमने ये बना दिया। यानी कि इसमें अब 2 एंड पॉइंट्स आ चुके हैं। इसमें देख रहे हैं आप कहां से शुरू हुआ है और कहां पे खत्म हो गया। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एरो दिख नहीं रहा, कहां से शुरू हुआ है कहां पे खत्म हुआ है, तो इसमें आपको ये पता है, इसका मतलब 2 एंड्स पॉइंट आपके यहां पर हैं। और साथ ही साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपना जो भी अपना मेजरमेंट टूल है हमारे पास, चाहे वो स्केल हो या तुम्हारा मेजरमेंट टेप हो, कुछ ही किसी से भी आप यहाँ पे रखिए उसका एक एंड और दूसरा यहाँ रखिए, पता चल जाएगी इसकी लेंथ कितनी है। तो वी आर एबल टू मेजर, या ये कह सकते हैं मेजरेबल। यानी इसको मेजर किया जा सकता है। और इस तरह की खास लाइन का जो नाम होता है, इस तरह की ज्वाइनिंग का, पॉइंट्स ऑफ ज्वाइनिंग का जो नाम होता है, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं, और इसका जो नाम होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। वहीं कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूएशन है या ज्वाइनिंग ऑफ कंटिन्यूएशन पॉइंट्स की है, वो क्या होगी, एक तरफ से तो पता है कि यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके जो पॉइंट है वो कहां तक जा रहे हैं हमें नहीं पता। जब हम इसको आगे तक मिलाते चले जाएंगे तो बहुत आगे तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट वे में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर इस तरफ एरो बना देते हैं। एरो इसलिए बना देते हैं क्योंकि आगे कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन आज शुरुआत कहां से हुई है वो हमें पता है। तो इस तरीके से सिर्फ इसमें एक एंड पॉइंट होता है, इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। दूसरा वाला जो होता है वहां एरो बना हुआ होता है, अभी कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये भी नॉट मेजरेबल, इसको भी आप मेजर नहीं कर सकते। नॉट एबल टू मेजर, नॉट एबल टू मेजर, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। और इस तरीके की जो खास एकदम चीज है, इसको हम नाम देते हैं क्या, रे, ठीक है। एक एंड पॉइंट होता है, मेजर नहीं कर सकते, और इसको हम बोलते हैं रे। वहीं अगर देखो, अगर बात करते हैं, अगर लाइंस की बात करें, तो लाइंस में आप देख लें दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आप क्या है कि दोनों तरफ एंड पॉइंट्स ना हो, वो कहां तक जा रही है, वो सारी लाइंस कहलाएंगे। जिसकी जो कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं, जो कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं वो लाइन सेगमेंट। सपोज इस बोर्ड की लेंथ,
इसकी जो लेंथ है इसका एक एंड पॉइंट यहाँ है और दूसरा एंड पॉइंट वहाँ है, आप इसको इजीली टेप से मेजर कर सकते हैं, या इसकी ब्रेथ कितनी है उसको इजीली टेप से मेजर कर सकते हैं। इस रूम की लेंथ कितनी है, इस रूम की डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, या कोई भी चीज मेरी लेंथ कितनी है, तो जिस चीज की भी लेंथ आप मेजर कर सकते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, लेंथ सेगमेंट में आ जाते हैं। जिनकी लेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते वो या तो लाइन बनेंगे या रे बन सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या है। ये तो अभी सिर्फ 3 तरह की लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात यह है कि लाइंस और कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब इनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। अभी तो ये सिंगल लाइन के बारे में हम पढ़ रहे थे, सिंगल लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब आप देखिए सिंगल लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। सपोज आपके पास कुछ ऐसी लाइन आ जाए, सपोज आपके पास कुछ ऐसी 2 लाइंस आ जाएं, सपोज आपके पास कुछ ऐसी 2 लाइंस आ जाएं, सपोज आपके पास ऐसी कुछ 2 लाइंस आ जाएं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलरली, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये जो डिस्टेंस है, या यहां से परपेंडिकुलर डालूं या यहाँ पे या यहाँ पर या यहाँ पर, ये सब जो परपेंडिकुलर मैं देख रहा हूं तो इनका जो डिस्टेंस है, चाहे वो इस पॉइंट पर हो या इस पॉइंट पर या कहीं पर भी हो, थ्रू आउट दी लाइंस आप कहीं पर भी देखें, 2 लाइन के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, कहीं पर भी, चाहे आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ देख लें, आपको सब जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम मिल रहा है, तो इस तरीके की लाइन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इस तरीके की लाइंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन को पैरेलल लाइंस। ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसमें कुछ भी नया नहीं है और बहुत ज्यादा जानने के लिए इसमें है भी नहीं। बस इतना समझ लीजिए, जब भी कभी 2 लाइन या 2 लाइन सेगमेंट्स, जो भी वो जहां पे भी जिस किसी भी कंडीशन में बात कर रहे हैं पता चल जाएगा वो तो अगर वो दोनों लाइन या लाइन सेगमेंट एक दूसरे से इक्वली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हैं, इक्वली, यानी कि अगर यहाँ पे 2 मीटर का डिस्टेंस है तो थ्रू आउट दी लेंथ सब जगह 2-2 मीटर का ही डिस्टेंस होगा, उनके बीच में, तब ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ रहे हैं बिल्कुल, जब आप 90 डिग्री पे एक लाइन बनाएं, ऐसे नहीं है कि जब आप इसका ये वाला डिस्टेंस देखें, सपोज ये वाला डिस्टेंस देखें कुछ और आएगा, ये वाला डिस्टेंस देखें कुछ और आएगा। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ये 90 डिग्री पे एक लाइन डालें इनके बीच में और ये डिस्टेंस मेजर कर लें, और वो कहीं पर भी मेजर कर लें, इन दोनों लाइंस के बीच में कहीं पर भी सभी जगह डिस्टेंस सेम आ रहा होगा, तब उसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। अगर डिस्टेंस अलग अलग आ रहा होगा, सपोज मैं आपको इसी तरह से एक डेफिनेशन दिखा सकता हूं, एक इस तरीके की लाइन आपके पास है, जब आप इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा होगा, यहाँ इससे भी ज्यादा होगा, यहाँ इससे भी ज्यादा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दोनों लाइन के बीच में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, तो इस तरीके की लाइन को आप पैरेलल लाइन कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। जिन किसी भी 2 लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है तो वो कभी पैरेलल लाइन नहीं हो सकती। वो कौन सी लाइन होंगी? That line will be intersecting line। अब देखो intersecting line कैसे होंगी। देखो ये जो 2 लाइन आपको दिख रही हैं, अगर मैं इसको आगे तक कंटिन्यू करता हूं तो क्या होगा मेरा, कि ये जो लाइन है ये बेटा और आगे तक जाएगी, ये और आगे तक जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस है, ये लाइन जो है ये फैलती हुई चली जाएंगी इस तरह से एक दूसरे से दूर जाती रहेंगी, देख रहे हैं आप, यहाँ करीब, फिर यहाँ दूर और दूर, तो ये डिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये इधर तो कभी मिलेंगे नहीं, ये दोनों लाइन इधर की तरफ तो कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ देखें तो डिस्टेंस कम हो रहा है। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से आपकी आएगी,
इसको मैं आगे तक कंटिन्यू करूं और इसको मैं आगे तक कंटिन्यू करूं, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगे जरूर। ये दोनों लाइन किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेंगी जरूर। देखा डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम 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 कम, और एक पॉइंट इतना आएगा कि डिस्टेंस खत्म ही हो जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगी। तो इस तरीके की लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरीके की लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस को ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब कोई भी एक पॉइंट पे दो लाइन जब आकर मिल जाएं, किसी भी एक पॉइंट पर दो लाइन आकर मिल जाएं, उसको कट करके निकल जाएं आगे की तरफ, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब कोई दो लाइन है, ये आपकी इधर से जा रही थी और ये आपकी इधर से आ रही थी और दोनों एक पॉइंट पे कट कर गई, दैट लाइन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसी तरीके से ये लाइन दिखाई तो नहीं थी यहाँ पर इंटरसेक्टिंग है, बस इतनी दिखा रखी थी, लेकिन देख के हम समझ गए थे भाई उधर डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन इधर कम हो रहा है। अब इस डिस्टेंस को आगे तक, क्योंकि ये लाइन है, ये कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। लाइन का मतलब क्या होता है कि इधर आगे तक जा रही है, वो तो हम दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। लेकिन अगर आपको 1% आप सोचो, विजुलाइज करो चीजों को, अगर ये आगे कंटिन्यू करेगी तो किस मैनर में करेगी, किस वे में करेगी, तो आपको पता ही चलेगा भाई ये आगे जब कंटिन्यू होंगी दोनों लाइन तो एक पॉइंट पर आकर वो एक दूसरे को कट कर देंगी। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरह की लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दैट आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दैट लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में बात हो गई। अब आप देखिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में बात होने के बाद मैं थोड़ा सा पैरेलल लाइन पे आना चाहता हूं कि पैरेलल लाइन पे आप पीछे क्या पढ़ चुके हैं। सपोज ये आपकी दो लाइन है, सपोज ये आपकी दो लाइन है, ये आपकी दो लाइन है और दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम है थ्रू आउट द लेंथ। तो इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलते हैं, सपोज दिस इज L एंड दिस इज M, तो L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो सिंबल है ये किसका है, पैरेलल लाइन शो करने का सिंबल है, पैरेलल लाइन शो करने का सिंबल है, यानी कि L और M जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं यहां से कोई भी ट्रांसवर्स डाल लेता हूं, सपोज ये मैंने एक ट्रांसवर्स डाल दिया। ट्रांसवर्स का मतलब कोई एक ऐसी लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए निकल जाए। कोई भी एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए निकल जाए, दैट लाइन कॉल्ड ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो जब भी कभी दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक ट्रांसवर्स लाइन काटती हुई निकल जाती है तो यहाँ कुछ एंगल्स बनते हैं। सपोज इन एंगल्स के मैं नाम दे देता हूं, सपोज ये एंगल। चलिए अभी एंगल के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, अभी तो एंगल ही नहीं बताया हमने, छोड़िए अभी इसे एक सेकंड रोकते हैं, इसको एक सेकंड रोकते हैं, पहले एंगल्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे सिर्फ लाइन के बारे में हम देख चुके हैं, सारी लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, वन एंड पॉइंट यानी कि आपकी रे के बारे में भी देख चुके हैं। उसके बाद आपने पैरेलल लाइंस के बारे में देख लिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में देख लिया। अब बाकी जो नया आएगा वो बता देंगे। अब बात करते हैं एंगल्स की, तो एंगल्स के बारे में सबको पता है कि देखो कोई भी दो रे ये दो लाइन सेगमेंट, कोई भी दो रे या दो लाइन सेगमेंट किसी कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, सपोज एक ये लाइन सेगमेंट मैंने मान लिया और एक लाइन सेगमेंट आपका ये है, या इसको रे मान लेते हैं, ये भी रे है, ये भी रे है। दोनों रे किसी एक कॉमन पॉइंट से निकली हैं और वो कॉमन पॉइंट है आपका सपोज O। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B। तो ये जो OA और OB जो दो रे दिख रही हैं आपको, ये दोनों रे किसी एक कॉमन पॉइंट से निकली हैं एंड दैट कॉमन पॉइंट इज O। तो जब भी कभी ऐसा हो जाए कि दो
रे या दो लाइन सेगमेंट किसी कॉमन पॉइंट से निकलें तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम नॉर्मली नहीं नापते, इस डिस्टेंस को हम नापते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में या एंगुलर डिस्टेंस में। तो ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों लाइन के बीच में, ये जो डिस्टेंस होता है दोनों लाइन के बीच में कि दोनों लाइन या दोनों लाइन सेगमेंट या दोनों रे एक दूसरे से कितना दूरी पर हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, तो इसको ही हम बोलते हैं एंगल। ये जो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम एंगल के तौर पर नापते हैं। अब ये एंगल जो नापते हैं आप जनरली डिग्री में नापते हैं, सबके पास इस तरीके से होता है। वो ये एंगल नापते हैं ना, इसमें यहाँ पे आपका 90 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, इसके थ्रू आप नापते हैं। तो वो एंगल आप यहां नापते हैं, तो इसको हम एंगल बोलते हैं। अब एंगल को डिफरेंट एंगल के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। अगर कोई भी एंगल मेरा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बट 90 डिग्री से छोटा होगा, कोई भी एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटे बहुत सारे एंगल हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3.5 डिग्री, 4 डिग्री, 4.5 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 10, 20, 70, 78, 80, 89.5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके एंगल जो है वो 89 तक जा रहे हैं, यहाँ पे 89.5 तक भी जा रहे हैं। आगे आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो उसके पॉइंट्स को भी और वो 1 डिग्री को भी और फर्दर बांट दिया जाता है, सेकंड्स में, मिनट्स में। खैर वो बात की चीज है, अभी फिलहाल हम डिग्री की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो उन सभी एंगल को हम क्या नाम देते हैं? दैट एंगल इज एक्यूट एंगल। जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, सपोज ये एंगल है जो बिल्कुल एकदम 90 डिग्री का होता है, तो इस तरीके के एंगल को हम बोलते हैं दैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। इसी तरीके से अगर कोई भी एंगल आप देखें जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो, 90 डिग्री से तो बड़ा हो मगर 180 डिग्री से छोटा हो, कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो मगर 180 डिग्री से छोटा हो, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज कोई भी एक एंगल है जो आपका 100 डिग्री का है, दैट एंगल इज 100 डिग्री। तो क्या हो गया, इसको खास नाम दे सकते हैं, यस, ऑब्ट्यूज एंगल। कोई भी एक एंगल है जो 120 डिग्री का है, कोई भी एक एंगल है जो ये समझ लीजिए आपका 170 डिग्री का है, तो ये सारे के सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हैं जो 90 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे हैं। अगर आप देखें कि कोई भी एक ऐसा एंगल आ जाए जो आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। देखो ये एक इधर की तरफ निकली रे और एक रे इधर की तरफ निकली, और जब इन दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस देखा तो ये डिस्टेंस आपको पता चला कि वो 180 डिग्री का है। तो जब भी कभी ऐसा एंगल बन जाता है तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो रे के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है तो वहां दोनों रे आपस में एक दूसरे से एक लाइन के तौर पर मिल जाती हैं, एक लाइन बन जाती है, एकदम स्ट्रेट पाथ बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेट एंगल। साथ ही साथ कोई एंगल जो 180 डिग्री से भी बड़ा हो जाए, कोई एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा यानी कि 181 के आसपास 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, कोई भी एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो मगर 360 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? सपोज
यहां तक तो था आपका 180 डिग्री, अब ये और ऐड हो गया, तो लगभग मान लेते हैं हमने कि ये 250 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 250 डिग्री का है। तो इस तरीके से जो एंगल 180 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे होते हैं, उन सभी एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का एक और तरीका है, रिफ्लेक्स एंगल निकालने का एक और तरीका है कि अगर आपको कोई भी एंगल दे रखा है, सपोज एंगल, इसका मैंने नाम दे दिया A, इसका मैंने नाम दे दिया O, इसका मैंने नाम दे दिया B। अगर आपसे कहा जाए कि एंगल AOB निकालिए, तो आप कह देंगे सर कि AOB जो है वो मैंने चलिए 100 डिग्री का दे दिया कि एंगल AOB इज 100 डिग्री। फिर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्स ऑफ AOB क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, यानी AOB का रिफ्लेक्स क्या होगा। AOB का रिफ्लेक्स मींस ये वाला एंगल कितना होगा, ये रिफ्लेक्स ऑफ AOB है। ये तो AOB है सिंपल, और ये रिफ्लेक्स ऑफ AOB है। तो रिफ्लेक्स ऑफ AOB हम जब भी निकालते हैं वो क्या करते हैं कि बस 360 में से जो भी वो एक्चुअल में एंगल है, जैसे AOB 100 डिग्री का है तो 100 माइनस कर देंगे, दैट एंगल विल बी 260 डिग्री। तो ये जो 260 डिग्री का होगा यही आपका रिफ्लेक्स ऑफ AOB होगा, यही आपका रिफ्लेक्स ऑफ AOB होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्स एंगल भी समझ चुके हैं कि जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और एक वो एंगल जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का हो जाए, जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का हो जाए, इस तरीके के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के एंगल को हम बोलते हैं दैट एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। सपोज कोई भी एक रे है ये, और फिर एक रे वापस से उसी के ऊपर आ गई, वापस से उसी के ऊपर आ गई घूमकर, तो उसने ये जो एंगल जो डिस्टेंस कवर किया यहां से लेके यहां तक वापस से इसी पे आ गई, तो ये जो एंगल है पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया एक, यानी कि जो रे थी वो कंप्लीटली, बिल्कुल कंप्लीटली एकदम इसके ऊपर पूरी तरफ से घूम के वापस से इसके ऊपर आ गई। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये दो रे हैं, ये दो रे हैं, इनके बीच में सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट है। फिर एक और रे आई वो यहाँ पे बनी, तो ये इसका बीच में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक और रे आई वो कुछ इस तरीके से बनी, तो ये इसके बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एक और रे आई वो कुछ इस तरीके से बनी, ये इसके बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फिर एक और रे आई वो वापस से इसी के ऊपर ओवरलैप कर गई। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया पूरा का पूरा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 360 डिग्री। 360 डिग्री। जब कोई भी चीज वापस से पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है अपने ही एक्सिस पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसने 360 डिग्री का कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया है। और जब भी कभी ऐसा होने को देखा जाएगा तो उस एंगल को हम बोलते हैं दैट एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया रखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा कोई भी एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इफ एनी एंगल हैव 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, देन दैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। If any angle lie between 90 and 180 degree, if any angle lie between 90 and 180 degree, then we called as obtuse angle. Similarly, if the distance, the angular displacement, the angular distance between any two line segment, any two ray or any two line segment is 180 degree, then that angle is called straight. Then that angle is called straight angle. और अगर कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, दैट वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। और अगर कोई भी एक एंगल एग्जैक्ट 360 डिग्री का हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। चलिए अब वो बात कर लेते हैं जो हम कर रहे थे कि कोई भी दो लाइन, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल हैं, कोई भी दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल हैं और उनसे बीच से एक ट्रांसवर्सल गिरता है, उनसे बीच से एक, ये मैंने मान लिया कोई ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स लाइन मैंने मान ली, ट्रांसवर्स लाइन। तो देखेंगे जो ट्रांसवर्स और लाइंस के बीच में कुछ एंगल बनेंगे। देखो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन, सॉरी ये लाइन और ये लाइन, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप देखेंगे कि ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे से कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे है। ये वाला एंगल, इसको हम मान ले रहे हैं एंगल ए,
इस वाले एंगल को मान लेते हैं B, इस वाले एंगल को मान लेते हैं C, इस वाले एंगल को मान लेते हैं D, इस वाले एंगल को मान लेते हैं E, इस वाले को मान लेते हैं F, ये G, ये H। तो इस तरीके से हमारे पास 4 एंगल अलग अलग 8 एंगल हमारे पास अलग अलग हैं। तो इसमें जब भी कभी दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें जो कुछ पेयर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, कुछ पेयर इसमें एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। क्यों इक्वल हो जाते हैं वो देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एंगल ए और एंगल ई हमेशा बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल ई हमेशा बराबर होंगे, सिमिलरली एंगल बी और एंगल एफ हमेशा बराबर होंगे, एंगल डी और एंगल एच हमेशा बराबर होंगे, एंगल सी एंड एंगल जी हमेशा बराबर होंगे। और इन सब का एक ही रीजन है, दैट एंगल आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि आप देखें कि ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए हमेशा बराबर होगा एंगल ई के, ये एंगल ए हमेशा बराबर होगा एंगल ई के, ये एंगल ए हमेशा बराबर होगा एंगल ई के। वहीं एंगल बी, वहीं आपका ये एंगल बी हमेशा बराबर होगा इस एंगल के। तो अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, वहीं से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल जो होगा वो 0 होगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हम लेकर आएंगे ना तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों लाइन इस तरीके से बने। जब भी दोनों लाइन को करीब करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, बीच का एंगल इनका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे आप देखो ये वाली लाइन रखें या एक और लाइन पैरेलल बना दें, या एक और लाइन पैरेलल, कितनी भी लाइन पैरेलल बनाते चले जाएं आप, और जब सभी लाइन को आप एक साथ लेकर आएंगे, तो सारी की सारी लाइन, जितनी भी लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, जब उन सबको एक दूसरे के करीब लेकर आओगे तो सारी लाइन एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगी, यानी कि एंगल उनका बराबर आ जाएगा। यही लाइन अगर मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करता चला जाऊं, तो देखो नीचे आएगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और नीचे होगी तो वो यहाँ बनेगी, और नीचे तो फिर वापस इस लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, वापस इस लाइन पे ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे पे आ जाएंगी। तो ये एंगल चाहे जितना ये एंगल होगा उतना ही ये हो जाएगा, तो इसलिए हम इस तरह से एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये हो जाएगा, और जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं या समझ लीजिए कि हमेशा एंगल ए बराबर होता है एंगल ई के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा, राइट साइड वाला राइट साइड के और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। साथ ही साथ ये 4 एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग के तौर पे। करस्पॉन्डिंग के अलावा आपको यहाँ पे और एंगल भी देखने को मिल सकते हैं, और वो एंगल जैसे कि मैं एक बात करूं एंगल सी और एंगल ई की, एंगल सी और एंगल ई भी आपस में बराबर होंगे, या फिर एंगल बी और एंगल एच भी आपस में बराबर होंगे। एंगल सी और एंगल ई यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, साथ ही साथ एंगल बी और एंगल एच आपस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों बराबर होगा? ऐसा इसलिए बराबर होगा क्योंकि जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं यानी कि ये एंगल और ये एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल, जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे, और ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर से। ये दोनों का एंगल का सम हमेशा बराबर होगा बाय लीनियर पेयर से। अच्छा, ये और बस ये दो एंगल और समझ लीजिए यहाँ पहले, उससे पहले कि जब भी कभी दो लाइन आपकी एक दूसरे से
इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो दोनों लाइन में ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल ए है ये एंगल बी है, तो बराबर होंगे और एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा। तो इस तरीके से एंगल जब भी बराबर होंगे तो इस तरीके के एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जनरली हम इसको VOA लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, और साथ ही साथ जब भी कभी एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर दे तो उनके जो बराबर बराबर वाले एंगल का सम होगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल, इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, तो हमेशा A और B का जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल A ये है, एंगल B ये है, इनका जो सम होगा वो ये बन जाएगा, और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसका मतलब एंगल कौन सा रहा होगा, या स्ट्रेट एंगल रहा होगा, और स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो एंगल ए और एंगल बी हमेशा जब भी किसी भी एक लाइन पर कोई एक लाइन दूसरी इंटरसेक्ट कर जाए तो इस लाइन का सम जो एंगल होगा, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, और इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर पेयर। तो इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद लीनियर पेयर आपने देखा थोड़ा सा क्या है, कि जब भी कभी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक लाइन दूसरी कट गई तो इस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए जो भी दो एंगल बीच में आ रहे हैं, यानी कि ये एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, तो इन दोनों का सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर। या ये भी कह सकते हैं एक एंगल ये और एक एंगल ये, इसे मैंने मान लिया E, इसे मैंने मान लिया F, तो E प्लस F जो होगा वो भी आपका 180 का होगा बाय लीनियर पेयर। ये E जो F है, ये यहां से लेके यहां तक जो लाइन है एक, इस पूरी एक स्ट्रेट लाइन पर ये दूसरी लाइन आगे कट गई तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। चाहे आप ये भी कह सकते हैं ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन आगे कटी है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। कब? जब दो स्ट्रेट लाइन आगे एक दूसरे से कट जाए। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट आ रहा है इस तरीके से एक, फिर एक ये आ रहा है और ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये कहीं से कहीं तक भी कोई भी देखो, यहाँ से यहाँ तक कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक कुछ और है। तो इस केस में आप नहीं कह सकते कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। देखो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पूरी एक कंप्लीट अलग लाइन नहीं है, बल्कि इतना पार्ट अलग है और इतना पार्ट अलग है। हो सकता है इसके बीच में कोई डिफ्लेक्शन हो सकता है इसके बीच में कोई डिफ्लेक्शन हो। तो 180 एंगल जब भी बनेगा, 180 एंगल तभी बनेगा जब ये गिवन हो, जब ये गिवन हो कि एक पूरी लाइन किसी दूसरी लाइन से कट कर गई है, तब आप कह सकते हैं ये एंगल का सम 180, ये एंगल का सम 180, या फिर ये एंगल और ये एंगल का सम 180, ये एंगल और ये एंगल का सम 180। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये तो स्ट्रेट लाइन दे रखी है मगर इन्होंने कहा सिर्फ एक पॉइंट पर आकर कट गई, ई पर आकर कट गई और फिर ई से एक और लाइन जुड़ी यहां से, तब उस केस में क्या होगा, देखो स्ट्रेट लाइन तो ये वाली गिवन थी खाली, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180, ये एंगल और ये एंगल का सम 180, मगर ये एंगल और ये एंगल का सम 180 नहीं होगा और ना ही ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि जो लाइन स्ट्रेट गिवन होती है क्वेश्चन में बस उसी पे बनने वाले एंगल जो होंगे वही 180 के होंगे बाय लीनियर पेयर से। अदरवाइज ये अलग लाइन है, इस ई पॉइंट से ये अलग जा रही है, ई पॉइंट से ये अलग जा रही है, तो ये आपके स्ट्रेट एंगल नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपकी कहानी है किसकी, लीनियर पेयर की। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम बात चल रही थी हमारी C और E बराबर है और आपका B और H बराबर है। वो इसलिए है कि देखेंगे कि A और C आपस में बराबर होंगे। A और C आपस में बराबर क्यों होंगे, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल हैं A और C हमेशा बराबर होंगे। और वहीं A जो है वो आपके E के बराबर है, ए जो है ये वाला ए एंगल वही आपके ई के भी बराबर है, ए सी के बराबर हो गया और ए ई के भी बराबर है। ए सी के बराबर क्यों है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ए सी के बराबर क्यों है? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ए ई के बराबर क्यों है? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। जब ए सी के भी बराबर है और ए ई के भी बराबर है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? सी और ई आपस में बराबर हो जाएंगे, सी और ई आपस में बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं क्या कि डी जो है वो बी के बराबर है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये डी और बी बराबर है और डी एच के भी बराबर है। डी बी के बराबर है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल और डी ही एच के बराबर है, डी ही एच के बराबर है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो डी बी के भी बराबर है और डी ही एच के भी बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि बी और एच आपस में बराबर होंगे, ये बी और ये एच आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे जब भी कभी इस तरीके को देखने को मिलेगा, तो उस तरीके के एंगल बराबर होंगे। उनका एक खास नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरीके के एंगल को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कि जब भी कभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही एंगल देखो सी और ई दोनों ही पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ हैं, तो इसलिए इंटीरियर बोल रहे हैं। ऑल्टरनेट इसलिए बोल रहे हैं जब इधर का है तो इसके दूसरी तरफ ये वाला एंगल, जब इधर का काउंट कर रहे हैं तो इसके दूसरी तरफ ये वाला एंगल, तो इसलिए इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं और क्यों बराबर होते हैं वो भी बता दिया है। साथ ही साथ इसमें एक पेयर और काम करेगा, इसको मैं थोड़ा सा भी फिलहाल मिटा के साफ साफ बना देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से था ना। तो देखो ये चारों एंगल्स के पेयर बराबर होंगे बाय करस्पॉन्डिंग, ये दो के बराबर होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जरूरी अल्टरनेट इंटीरियर पे ही हो, अगर देखो आपने यहाँ इंटीरियर कर रखा है, यहाँ इंटीरियर कर रखा है, यहाँ एक तरफ के कर लें ऑल्टरनेट जो है, यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात ना करें, एक तरफ की ही बात कर लें, ऑल्टरनेट की बात ना करें। तो देखो एक तरफ ही कौन से हो जाएंगे? सी और एच और बी और ई। तो क्या इनका कोई रिलेशन है? एंगल सी और एंगल एच और साथ ही साथ एंगल बी और एंगल ई का कोई रिलेशन है? हाँ है। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसका जो रीजन जाएगा वो इस तरीके से कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल होंगे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल होंगे, जो इंटीरियर एंगल होंगे ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, यहाँ तो अल्टरनेट थे तो बराबर हो गए, लेकिन सेम साइड पे होंगे तो बराबर नहीं बल्कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? अब देखो यहाँ सी और एच की मैं बात कर रहा हूँ कि सी और एच 180 के बराबर होंगे और यहाँ ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बल्कि सेम साइड पे, ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये आपका ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये आपका ट्रांसवर्सल जा रहा है और ये एंगल आपके सेम साइड पे है, इंटीरियर है लेकिन सेम साइड पे है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये हमेशा 180 के होंगे। क्यों होंगे वो आप देख लेते हैं कि हमें ये पता है कि हाँ ये क्यों बराबर होंगे, वो सॉरी 180 के क्यों होंगे, वो इसलिए होंगे देखो कि ये C और ये D ये दोनों का सम हमेशा 180 के बराबर होगा बाय लीनियर पेयर। ये एंगल C और ये एंगल D, क्योंकि ये एक स्ट्रेट ट्रांसवर्सल जा रहा है और मैंने बताया था ट्रांसवर्सल पे कोई भी एक लाइन कट जाए तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर 180 के सम के बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे बाय बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सिमिलरली H और G भी 180 के बराबर होंगे बाय लीनियर पेयर। सिमिलरली ये H और ये G भी 180 के बराबर होंगे बाय लीनियर पेयर। तो यहां देखें आप तो आपको पता क्या चल रहा है कि भाई कि जो तुम्हारा G है, ये जो तुम्हारा G है ना, ये किसके बराबर है पता है? C के बराबर है।
ये जो तुम्हारा G है, ये जो तुम्हारा G है यहाँ पे वो C के बराबर है। एंगल G और एंगल C दोनों आपस में बराबर है करस्पॉन्डिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, H को H ही रहने दें, G को C कर दें। H को H ही रहने दें और G को C कर दें, क्योंकि G और C तो बराबर है। 40 है तो 40 डिग्री है, 50 है तो 50 है, 60 है तो 60 है। तो इस तरह से H प्लस C 180 के बराबर। तो देखा आपने, वापस से वही आ गए। तो हमेशा इंटीरियर पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो दो एंगल होंगे दोनों का सम 180 होगा बाय एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और वहीं अगर आप C प्लस D देखें, ये C और ये प्लस D देखें, तो देखो C को तो मैं लिख सकता हूं क्या, G के बराबर। तो C को मैं, क्योंकि ये C और ये G बराबर है, तो C को लिख सकता हूं, ये वाले C को मैं लिख सकता हूं G, और D को यूं ही रहने देता हूं, तो G प्लस D यानी कि G प्लस D ये वाले एंगल, इनका सम भी हमेशा 180 होगा। अंदर का तो होगा ही होगा, अंदर वाले दोनों एंगल का सम तो 180 होगा ही होगा ऑन द सेम साइड पे। बाल के बाहर वाले एंगल का सम भी 180 होगा, तो ये हो जाएंगे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी और ये भी, लेकिन ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर के तौर पे होंगे। सिमिलरली यही केस ऊपर इधर भी लग सकता है कि एंगल B और एंगल E का सम 180 होगा, साथ ही साथ एंगल A और एंगल F का सम भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कुछ एंगल का जानना बहुत जरूरी था, जो हमने जाना कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या है, या लीनियर पेयर क्या है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। तो इस तरीके से हमने और सारी चीजें यहाँ पे जानी। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे चैप्टर हमसे क्या कह रहा है ये सारी चीजें जानने के बाद।